Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर नस के नेट नंबर 1 7 दिसंबर के तमाम पेपर्स को इंशाल्लाह ताला हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि 7 दिसंबर के अंदर नस के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, ना सिर्फ पूछे गए बल्कि उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए निकाल के भी लेकर आया हूं, क्योंकि बेतहाशा बच्चे मेरे बैच के जाके जब टेस्ट देते हैं तो अपना रिव्यू शेयर करते हैं, क्वेश्चंस को शेयर करते हैं। तो बेटा ये आपको इतनी डिटेल वीडियो, इतनी आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कि जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, कहीं पे भी नहीं मिल रही होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं कि वो तमाम बच्चे जो नस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, काइंडली ये जो 2025 की पास पेपर्स की सीरीज बना रहा हूं, या ये जो आपके पास जो नस की टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज है, जो फिजिक्स के एमसीक्यूज में रोज के रोज डाल रहा हूं, जो मैथ्स के एमसीक्यूज में डाल रहा हूं, इनको लाजमी तौर पर फॉलो करें। अगर आप नस को स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप नस जाना चाहते हैं, तो बेटा मैं हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने पेश भी कर रहा हूं और इतनी डिटेल के अंदर तमाम चीजें लेकर आ रहा हूं जो इसको लाजमी तौर पर फॉलो करें, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। काफी सारे लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, मुझे मुझे बहुत अच्छे से आइडिया, कोई मसले की बात नहीं है भाई, आपकी तालीम के लिए ये भी कबूल है, हमें कोई इशू की बात नहीं है। आज की क्लास का आगाज करेंगे सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस पास पेपर्स की सीरीज का सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको इससे बड़े फायदा मिल रहा है, इसके रिजल्ट्स मुझे बड़े अच्छे मिल रहे हैं। कि आज मेरे पास एक बच्चे का रिजल्ट आया, शहीर हसन, जो कि मेरे बैच नंबर 1 का नस का शागिर्द है। इसने माशाल्लाह से नस के नेट नंबर 1 में 161 मार्क्स का स्कोर किया है, यानी कि नस के नेट नंबर 1 के अंदर इस बच्चे ने 161 मार्क्स स्कोर करे हैं। मैथ्स के अंदर इसने 85 नंबर लिए हैं, फिजिक्स के अंदर इस बच्चे ने 44 नंबर लिए हैं, सर बिलाल जिया की बड़ी ताशा मेहनत। इंग्लिश के अंदर इस बच्चे ने 40 में से 32 नंबर लिए, 40 आउट ऑफ 32 नंबर्स। तो इट वाज अ वेरी ग्रेट स्कोर, बहुत ही अच्छा एक स्कोर है। हमारे नस के नेट नंबर 1 के अंदर एक बच्चे का, जो कि शहीर हसन साहब मेरे बैच नंबर 1 के शागिर्द हैं, उनका माशाल्लाह से एक बड़ा अच्छा स्कोर है। इसके अलावा बेटा हमारा नस का जो न्यू बैच है, नस का हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से। इस बैच के अंदर आपकी ना सिर्फ नस की तैयारी कवर करवाई जाएगी बल्कि फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, प्यास की, लम्स की, जीआईकेआई की, आईबीए की, एनईडी की, सेट की। आप पाकिस्तान की या ग्लोबल किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन ये होती है, जिसमें पूरे साल की फीस 6,000, 6,500, 7,000 रुपए होती है, जिसमें पूरे साल के लिए आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं। एक एक चीज आपको लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाई जाती है। ना सिर्फ लाइव क्लासेस में कवर करवाई जाती है बल्कि साथ साथ अगर किसी लाइव क्लास में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डाउट सेशंस के ऊपर पूछ सकते हो। आपके मल्टीपल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, एफएलपीज होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स। इसके अलावा मॉक टेस्ट होते हैं, इसके अलावा वीकली बेसिस के ऊपर टेस्ट होते हैं, इसके अलावा आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं। तो ये तमाम चीजें मेरे बैचेस के अंदर मेरे बच्चों को मिलती हैं। और मेरे बैचेस के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, याद रखिएगा, आप पाकिस्तान की किसी भी सबसे एक्सपेंसिव एकेडमी के अंदर चले जाओ तो बेटा उन एकेडमीज के अंदर जो टीचर्स बैठ के पढ़ा रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वही टीचर्स मौजूद होते हैं। जब आप किसी एक्सपेंसिव एकेडमी के अंदर जाते हो, बड़ी मशहूर एकेडमीज है, पंजाब की, केपीके की, सिंध की, अगर आप यहां पे जाते हो तो आप एक पर्टिकुलर बच्चा, एक बच्चे की फीस होती है 80,000 रुपए, 60,000 रुपीज इस वक्त फीस चल रही है नस्ट के बैच की। ऑन दी अदर हैंड वही टीचर जब मेरे बैच में आके पढ़ाते हैं तो आपसे एक बच्चे से जो फीस ली जाती है वो 6,500, 7,000 रुपए ली जाती है। तो लाजमी तौर पर आप इस बैच को ज्वाइन करें, आपको जिंदगी में किसी फिजिकल कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन बैचेस के अंदर बेतहाशा बच्चे आते हैं, कामयाब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मल्टीपल गाइडेंस सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, एक एक चीज लाइव क्लास में कवर करवाई जाती है। तो लाजमी तौर के ऊपर न्यू बैच को ज्वाइन करें जो 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आज की क्लास के अंदर 7 दिसंबर के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर कह रहा है अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट किसी इक्वेशन का गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास एक इक्वेशन का आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के, किसके बराबर, -2k। एग्जामिनर कहता है के की वैल्यू किसके बराबर होगी। यानी कि देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, एग्जामिनर ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के, कहता है कि इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है -2k। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग बेटा, कैसे सॉल्व करोगे। देखो हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें ए क्या होता है, स्क्वायर बेस्ड टर्म का कोफिशिएंट बराबर होता है 1 के, जो सिंगल पावर वाला वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट बराबर होता है किसके, बी के, और जो कांस्टेंट होता है उसको सी कहा जाता है। क्लियर है। सबसे पहले हमें पता है कि भाई ऑल्दो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू गिवन है, बट मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि देखो बेटा सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास नेगेटिव का बी डिवाइडेड बाय ए के। वाइल प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा डॉट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा, और ये बराबर होता है सी डिवाइडेड बाय ए के। याद रखिएगा इन दो फॉर्मूलाज को। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, किसके बराबर, -2 के। तो इस अल्फा डॉट बीटा की जगह पे मैं -2 लिख दूंगा। तो सी किसके बराबर है, सी बराबर है कांस्टेंट, कांस्टेंट बराबर है के। ए किसके बराबर
है, a बराबर है 1 के, तो बेटा 1 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 2 के बराबर। ये क्वेश्चन आज पेपर्स के अंदर आया हुआ था। मैंने जो आपके पास डे नंबर 1 था, डे 2 था, डे 3 था, डे 4 था, उसमें भी मैंने कई सारे इक्वेशंस के टॉपिक के क्वेश्चंस करवाए थे। याद रखिएगा, मेरी कोशिश होती है कि अपनी रोज के रोज जो वीडियोस मैं आपको डिजाइन करके दे रहा हूं, इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस का तस्करा ना करूं। तो भाई एक क्वेश्चन था रेसिप्रोकल वाला, एक क्वेश्चन था डबल द रूट्स वाला, वो आज भी आया हुआ है, बट मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने डे 1 में ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट आपको दे दिया था। दैट्स द रीजन आई एम नॉट रिपीटिंग दैट कॉन्सेप्ट कि भाई डबल द रूट्स होगा तो शॉर्टकट क्या होता है, अगर रेसिप्रोकल द रूट है तो शॉर्टकट क्या होता है, मैंने वो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो प्लीज डे नंबर 1 की वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है बेटे, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था मगर मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, आज भी ये वीडियो आई हुई थी, तो आज जरा देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है साइन इनवर्स साइन पाई, तो बेटा देखो साइन पाई किसके बराबर होता है, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। भाई देखो, साइन 180 डिग्री, हमें ये बात मालूम है कि साइन 0 डिग्री क्या आंसर देता है, 0 देता है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर साइन का एंगल क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन से एंगल आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 डिग्री भी आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर 180 डिग्री भी आता है। तो बेटा देखो, साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के, तो सिमिलरली साइन 180 डिग्री भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो बेटा देखो, यहां पे साइन पाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहां पे क्या बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 का आंसर क्या होगा, सिंपल साइन इनवर्स 0 बराबर होगा किसके, साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, भाई जाहिर सी बात है 0 डिग्री के बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर। तो बेटा कल की वीडियो के अंदर भी मैंने क्वेश्चन बताया था मगर वहां पे मैंने एक शॉर्टकट के ऊपर बता दिया था, तो भाई वो शॉर्टकट यहां पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज के अंदर वो चीज लाई नहीं कर रही होती। दैट्स द रीजन कि हम इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करेंगे। मैंने कल भी ये क्वेश्चन ऑल्दो करवाया था मगर कल मैंने एक शॉर्टकट पे आपको बताया था कि देखो साइन इनवर्स साइन पाई अगर आ रहा है तो इनवर्स साइन को काट देगा, मगर देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन पाई आपके पास जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो -1 से लेके +1 के दरमियान होती है। तो साइन 180 डिग्री का आप सिंपलीफाई करवा लो ना, साइन 180 किसके बराबर होता है, साइन 180 बराबर होता है 0 डिग्री के, तो यहां पे अंदर आ गया 0, तो साइन इनवर्स 0 डिग्री क्या होगा, 0 के बराबर होगा ना। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है साइन x की पावर में अगर x आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव बताइए। भाई देखो, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था दुनिया के अंदर एक्सपोनेंशियल के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, एक्सपोनेंशियल के, ये क्वेश्चन आज पेपर के अंदर आया हुआ है। देखो हमेशा याद रखिएगा, डेरिवेटिव के अंदर 3 तरह के एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक होता है नेचुरल एक्सपोनेंट, एक कहलाता है कॉमन एक्सपोनेंट, और एक कहलाता है प्योर एक्सपोनेंट, यानी कि फंक्शन की पावर में फंक्शन का होना। तो यहां पे देखो नीचे भी फंक्शन है, ऊपर भी फंक्शन है। बेटा मैं आपको एक शॉर्टकट पढ़ा देता हूं, एक चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि भाई हर बच्चे के पेपर में नेचुरल एक्सपोनेंट, कॉमन एक्सपोनेंट या फिर प्योर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो एक चीज खुदारा अपने ध्यान में रखिएगा, अगर तो आपके पास क्वेश्चन आता है ना नेचुरल एक्सपोनेंट का, तो नेचुरल एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है कि भैया लेट सपोज आपके पास आ रहा है e की पावर में fx, तो नेचुरल एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिड लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। अगर आपके पास कॉमन एक्सपोनेंट आता है यानी कि किसी नंबर की पावर में फंक्शन आ रहा है, तो कॉमन एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है कि बेटा एक दफा अपने कॉमन एक्सपोनेंट को एडिड लिखोगे, फिर ln को अप्लाई करोगे बेस वाली नंबर के ऊपर, बेस वाली टर्म के ऊपर, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। अगर कभी भी दुनिया के अंदर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास fx है, ऊपर आपके पास gx आ रहा है, फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए, सही है, तो इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल नस के अंदर आ रहे हैं। इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होता है, सर हाशिम का शॉर्टकट है ये, डिफरेंट लोग कॉपी कर रहे होते हैं, भाई इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है, एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिड लिखोगे, फिर जो भी आपका पावर में फंक्शन आ रहा है उसको एडिड लिखो, बेस वाले फंक्शन को लिखो, ऊपर जाओ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाओ, बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई करो, बीच में साइन लगाओ प्लस का, जो भी तुम्हारा बेस में फंक्शन था उसको ln का फंक्शन बनाओ और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। तो बेटा देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था साइन x की पावर में x, कैसे सॉल्व करोगे, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर देना है, फिर पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसको लिखो, बेस वाले फंक्शन को डिवीजन में लिखो, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स के बराबर, बीच में साइन लगाओ प्लस का एलन का एलन, जो भी बेस का फंक्शन आ रहा है उसको एलन में उठा के डालो और फिर पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट इज द लॉजिक दैट हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इस लॉजिक के ऊपर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, क्या चिंता की बात है, क्या परेशानी की बात है। अरे भाई नर्सरी
नर्सरी क्लास का बच्चा करता है, नर्सरी क्लास का, क्या मुश्किल बात है मुझे बताइए। तो भाई अगर आपको लेट सपोज इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ जाए तो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? साइन एक्स की पावर में एक्स, कॉस बाय साइन किसके बराबर होता है? कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स के बराबर, इंटू एक्स का एक्स एज इट इज, प्लस का एलन का एलन, साइन एक्स का साइन एक्स। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। या फिर आज ही एक और बच्चे के पेपर में क्वेश्चन आया था एक्स की पावर एक्स का। बेटा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला, इसका डायरेक्टली आंसर याद कर लो। एक्स की पावर एक्स आ गया, ये भी प्योर एक्सपोनेंट है, बेस में भी फंक्शन आ रहा है, पावर में भी फंक्शन आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल तरीके से एक दफा अपने एक्सपोनेंट बेस टर्म को एडिट लिखोगे, पावर वाले फंक्शन को लिखोगे, नीचे डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, प्लस का साइन लगाओगे, एलन का एलन, बेस वाले फंक्शन को एलन में डालोगे, पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया। एक्स से एक्स कट जाएगा तो वन बचेगा, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा एक्स की पावर में एक्स इंटू वन का वन प्लस का एल एन एक्स। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो याद रखिएगा प्योर एक्सपोनेंट को सॉल्व करने की शॉर्टकट को, ये बहुत पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, रिमेंबर दिस थिंग। ये हमारे पास शहीद हसन साहब का जिन्होंने 161 नंबर लिए, उनका टेस्ट कार्ड आ गया। अच्छा मेरे एक और बच्चे के माशाल्लाह से 153 भी आए, एक और बच्चे के 148 भी आए, एक बच्चे के 149 भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में उनको पोस्ट भी मैं कर रहा हूँ, बाकी के 130 भी आए, 135 भी आए। देखो क्लासेस का, लाइव क्लासेस का फायदा क्या होता है बेटा? लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा आपको एज जो मिलता है, जो फायदा मिलता है, वो ये मिलता है कि लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज, एक एक शॉर्टकट आपको लाइव क्लास में पढ़ाई जाती है। कंप्लीट कोर्स आपको लाइव क्लास में कवर करवाया जाता है। ये नहीं कि भाई एक ही बेकार टीचर बैठा हुआ है, वही फिजिक्स पढ़ा रहा है, वही मैथ्स पढ़ा रहा है, वही इंग्लिश पढ़ा रहा है, वही बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा है, वही केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। नो वन कैन बी मास्टर इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। हमारी शेड्यूल्स के अंदर या हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात ही क्या होती है? प्रॉपर प्रोफेशनल एप्टीट्यूड के जो टीचर्स होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एचओडीज होते हैं, वो हमारे पास हर सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं। मैथ्स की अगर मैं ले रहा हूं तो बेसिक मैथ्स की डिफरेंट बंदा लेगा, फिजिक्स की सर बिलाल जिया लेंगे, केमिस्ट्री की या कंप्यूटर की अलग बंदा लेगा, इंग्लिश की क्लासेस आईबीए लम्स के लेवल की अलग होती हैं, इंजीनियरिंग लेवल की क्लासेस अलग होती हैं। तो टू द मार्क और अप टू द कंटेंट आपको एक एक चीज डिस्क्राइब की जाती है, पढ़ाई जाती है पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर बेटे तमाम शॉर्टकट्स क्लासेस के अंदर पढ़ाई जा रही होती हैं। आपको कंप्लीट कोर्स, मैं अक्सर देखता हूं कि भाई कोई भी बंदा आपसे कह देता है कि भाई हम शॉर्टकट्स और सिर्फ रेलिवेंट कोर्स पढ़ा देते हैं। अरे भाई एप्टीट्यूड के अंदर रेलिवेंट कोर्स क्या होता है? कंप्लीट आपका जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है या आपका सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है, और साथ में शॉर्टकट्स, ये रेलिवेंट सिलेबस होता है। तो एक एक चीज आपको लेके चली जाती है एप्टीट्यूड के हवाले से कि भाई वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर के बगैर कैसे मैथ्स करनी है, किस तरीके की चीजों को लेके चलना है, ईच एंड एवरीथिंग इज गाइडेड देयर। तो भाई न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 30 दिसंबर से। बच्चे ने क्वेश्चन शेयर किया तो क्लियर क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहे हैं टू स्पिनर ए एंड बी आर शोन, if each spinner spin once what is the probability that the number on both the spinner is 2? यानी कि देखो बेटा इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना गैम्बलिंग के वो आ रहे हैं, गैम्बलिंग जानते हो ना, जुए के अंदर जो आपके स्पिनर करते हैं, स्पिन करने के ऊपर आपको चेक करना होता है कहां पे आपकी लक का नंबर आ गया। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास दो जो है ना स्पिनर्स आ रहे हैं, अगर इन दोनों स्पिनर्स को आप रोटेट करते हो, घुमाते हो एक दफा, तो बताइए इन दोनों स्पिनर्स के ऊपर नंबर क्या आना चाहिए? 2 का आना चाहिए। बोथ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यानी कि पहले वाले का इंडिविजुअल निकाल के दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे, क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी मुमानियत, हमारे पास दोनों के अंदर कोई भी चीज कॉमन तो नहीं आ रही। पहले वाले स्पिनर को अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 खाने हैं, दूसरे वाले स्पिनर में कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 खाने आ रहे हैं, तो कोई भी चीज यहाँ पे सेम तो नहीं आ रही। तो अगर मैं पहले वाले स्पिनर से प्रोबेबिलिटी निकालूं 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 2 एक इवेंट है, 2 एक इंडिविजुअल इवेंट है ना, 2 एक इंडिविजुअल इवेंट है, एक नंबर है, एक इवेंट है, एक चांस है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 4 हैं, तो नीचे 1/4 आ जाएगा। क्योंकि लफ्ज बोथ का आया है तो बोथ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड वाली की निकालो, देखो यहां पे कितने टोटल इवेंट्स आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, तो नीचे आ गया 6 का 6, और अगेन देखो 2 यहां पे सिर्फ एक ही दफा आ रहा है, तो 2 क्या है? सिंगल इवेंट है, तो ऊपर 1 आ जाएगा। तो क्या बन गया? 1/4 इंटू 1/6, तो यह बन जाएगा 4 6 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/24 के बराबर। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर किसके बराबर होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1/24 के बराबर। यानी कि बेटा अगर मैं दोनों स्पिनर्स को घुमाता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों स्पिनर्स के ऊपर से मुझे नंबर 2 मिलेगा? 1/24 मिलेगा। एक और क्वेश्चन जो नस के पेपर में पूछा गया वो था लॉग बेस 5 फंक्शन 5। हमेशा याद रखिएगा किसी भी लॉगरिथम के अंदर अगर बेस की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सिमिलर हो जाए तो आंसर क्या होता है? 1 के बराबर होता है। अरे भाई ये चीज तो बहुत नॉर्मल है ना, आपने कभी देखा नहीं है? अगर लॉग के अंदर ई आ जाए और फंक्शन भी ई आ जाए तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। या फिर आपने ये बात नहीं देखी कि एल एन ई किसके बराबर होता है? 1 के। कभी सोचा है क्यों होता है एल एन ई 1 के बराबर क्यों होता है? क्योंकि भाई एल एन कहते हैं एक ऐसे लॉगरिथम को जिसकी बेस में ई आ रहा होता है और फंक्शन भी ई का आ जाए तो आंसर क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो अगर बेस और फंक्शन एक दूसरे के
बराबर आ जाए तो आंसर क्या होता है 1 के बराबर। मैंने कल भी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज बताई थी, आज भी बता देता हूं, लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं घुमाने के लिए। तो भाई देखो, लॉगरिथम इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। अगर आपके पास दो टर्म्स कभी भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनसे पहले लॉग साहब तशरीफ ले आए, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि लॉगरिथम दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होता है और बीच में साइन आता है प्लस का। अगर कभी भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, उनसे पहले लॉगरिथम साहब तशरीफ ले आए, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है और बीच में साइन आ जाता है नेगेटिव का। या फिर अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर आ रही हो, पहले लॉगरिथम साहब तशरीफ ले आए, तो पावर पहले आ जाती है और लॉगरिथम नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सिमिलरली हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, log 2x और यहां पे 3 आ रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा x की वैल्यू बताओ, तो बेटा ये कहलाता है log का बेस पावर कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है? लॉग का बेस पावर कॉन्सेप्ट। कभी भी अगर आपको किसी लॉगरिथम की बेस गिवन है और फंक्शन अननोन है, एग्जामिनर कह रहे हैं फंक्शन बताइए, तो बेटा देखो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी आपका फंक्शन है उसको इस तरफ लिखो, इक्वल टू का साइन लगाओ, जो भी आपके पास बेस में नंबर है ना उसको यहां पे लिखो, और जो भी इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू आ रही है लॉगरिथम की पावर पे चला जाएगा। तो हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 के बराबर। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 2 की पावर 3 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। रिमेंबर दिस थिंग। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन लॉगरिथम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं नस साइड के ऊपर, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। अच्छा भाई, आज की क्लास में दोबारा से देखो 1 माइनस आयोटा की पावर 4 का क्वेश्चन। भाई ये जो है ना हर बच्चे के नेट के अंदर ही आ रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, हर बच्चे के नेट के पेपर में किसी के पावर आ रहा है, पावर 10 आ रही है, पावर 4 आ रही है। इसको सॉल्व करने की, वैसे चलो मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका पता है कि आप इसको पहले ब्रेक करवा के सॉल्व कर लो। मुझसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसको आसान तरीके पे सॉल्व करवा दें, आपने पहली क्लास में बायनोमियल थ्योरम पे करवाया था। चलो मैं आसान तरीके पे बता देता हूं कि 1 माइनस आयोटा की पावर अगर 4 आ रही है ना, तो आप पावर को ब्रेक करवा दो, पावर स्क्वायर स्क्वायर में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को पहले सिंप्लीफाई करवा दो, और जो भी आंसर है उसे पावर स्क्वायर अप्लाई कर दीजिएगा। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होगा? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 का 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? -1 के। तो -1 से +1 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल नेगेटिव का 2 आयोटा बाहर स्क्वायर का स्क्वायर। अब फाइनली स्क्वायर को अप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर को अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा बेटा, ये जो स्क्वायर है ये नेगेटिव के साइन को खा जाएगा, और ये स्क्वायर 2 पे भी अप्लाई होगा, आयोटा पे भी अप्लाई होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? -4 के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर? इसमें क्या चिंता की बात है भाई? सिंपल तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल चीज है? बहुत सारे बच्चों के पास पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है 1 माइनस आयोटा, लेट सपोज पेपर में क्वेश्चन आता है 1 माइनस आयोटा की पावर में 10, तो इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड पे सॉल्व कर सकते हो ना। कैसे? कि देखो सबसे पहले आप क्या करो, 1 माइनस का आयोटा पावर का स्क्वायर बाहर 5 का 5, तो 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आई थी? ये आई थी हमारे पास नेगेटिव के 2 आयोटा के बाहर पावर में 5 का 5। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को पहले सिंप्लीफाई करवा लिया, बाहर पावर में 5 का 5। अब -2 आयोटा की पावर 5, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर कभी भी नेगेटिव साइन को खत्म नहीं करेगा, तो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। तो क्या बन गया? 2 की पावर 5 के बराबर, और यहां पे क्या आ रहा है? आयोटा की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 के बराबर। आयोटा की पावर 5 क्या होगा? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 होता है प्लस के 1 के बराबर, इंटू आयोटा का आयोटा। तो आंसर क्या आ गया? नेगेटिव का 2 आयोटा के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नस के पेपर्स में भी पूछा जा रहा है, तो आपको इसका तरीकेकार आना चाहिए। क्या मुश्किल चीज है यहाँ पे? अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज नस के पेपर के अंदर पूछा गया वो ये क्वेश्चन था। अक्सर बच्चे इसमें अब कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो इतना डिफिकल्ट लग रहा है। तो चलो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको देखने में खाली डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि देखो कॉस कॉस π/2 माइनस का थीटा आ रहा है, प्लस का साइन π/2 माइनस का थीटा, फिर सेक π/2 माइनस का थीटा, फिर कोसेक π/2 माइनस का थीटा। वैसे आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि देखो मुझे पता है, अगर तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करवा दो ना, तो cos π/2 माइनस थीटा पे मेरी शॉर्टकट अप्लाई करो, sin π/2 माइनस थीटा पे शॉर्टकट अप्लाई करो, sec π/2 माइनस थीटा शॉर्टकट अप्लाई करो, cosec π/2 माइनस थीटा शॉर्टकट अप्लाई करो। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है। एक और तरीका क्या है कि sec क्या होता है? 1/cos, तो नीचे वाला cos नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। cosec स्क्वायर क्या होता है? 1/cos के बराबर, 1/sin के बराबर, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, देखने में खाली डिफिकल्ट लग रहा है। कैसे सॉल्व करोगे? चलो मैं आपको दोनों तरीकों पे सॉल्व करवा देता हूं। देखो cos π/2 माइनस के थीटा की वैल्यू क्या होगी? हमें ये बात मालूम है, मैंने आप लोगों को अपने ट्रिगोनोमेट्री के जो मेरे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स हैं, दे आर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आप इसको देखो कि मैंने शॉर्टकट आपको सिखाई थी। अगर आपका कभी भी रेफरेंस एंगल कहां पे आ रहा हो? वर्टिकल लाइन के ऊपर, तो रेफरेंस एंगल π/2 कहां पे एग्जिस्ट करता है? वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस लाइन के ऊपर। तो आंसर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये बन गया मेरे पास साइन, दूसरा एंगल जो भी आ रहा है वो इट इज आ जाएगा।
चूंकि पाई बाय 2 माइनस का थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर कॉस पॉजिटिव ही होगा। नीचे क्या है, sec पाई बाय 2 माइनस का थीटा। अब देखो अगेन पाई बाय 2 रेफरेंस एंगल क्या है, वर्टिकल लाइन का, तो आपका sec कन्वर्ट कर जाएगा किसके ऊपर, sec हमेशा कन्वर्ट होता है cosec के ऊपर। तो यहां पर क्या आ गया, सिंपल cosec का cosec और थीटा का थीटा एडिट आ जाएगा। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cosec फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर या sec फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। फिर आगे आ रहा है sin पाई बाय 2 माइनस का थीटा, चूंकि अगेन देखो रेफरेंस एंगल मेरा वर्टिकल लाइन पे है तो sin कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से cos थीटा के बराबर। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है तो सेम रहेगा। cosec को आप चेंज करवाओगे तो cosec किस पे चेंज होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे रेफरेंस एंगल अगेन वर्टिकल लाइन का आ रहा है, तो वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आंसर में शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, sec के ऊपर। जो भी दूसरा एंगल एडिट आएगा, और अगेन पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब है cosec फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। अब ये क्या बन गया, sin बाय cosec, cos बाय sec। तो हमें ये बात मालूम है कि भैया इसको ओपन करवा सकते हैं, cosec किसके बराबर होता है, 1 बाय sin थीटा के। सिमिलरली cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है हमारे पास, नीचे sec थीटा आ रहा है ना, तो sec थीटा बराबर होता है 1 बाय cos थीटा के। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बेसिक्स प्रिंसिपल नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, तो sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और sin स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिल्ला, बिल्ला मींस 1। सही है ना। एक तरीका सॉल्व करने का, ये एक तरीका सॉल्व करने का, डायरेक्टली सॉल्व कर लो। कैसे कि देखो ऊपर मेरे पास आ रहा है क्या चीज, cos पाई बाय 2 माइनस का थीटा, नीचे भी सेम एंगल आ रहा है sec का, तो sec को अगर मैं ओपन करवाऊंगा sec होता है 1 बाय cos के, नीचे वाला cos जब नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा बन जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे आ रहा है cosec, cosec का मतलब होता है 1 बाय साइन, नीचे वाला साइन नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, चूंकि एंगल सिमिलर है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस का थीटा। चूंकि दोनों टर्म्स के एंगल सेम है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस का sin स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। इस मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जो आपको आसान लगे उस पर सॉल्व कर लो। आज के नस्ट के एग्जाम के अंदर जो एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कह रहा था HCF ऑफ 3a स्क्वायर b इंटू 4ab स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो बेटा देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहा है HCF निकालो। देखो HCF निकालने का तरीकेकार क्या होता है, जरा बहुत ही बुनियादी तरीकेकार है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सॉल्व कैसे करोगे, देखो HCF को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, हमेशा हम लोग देखते हैं सबसे पहले अगर कोई नंबर गिवन है तो आप देखो क्या ये नंबर एक सिमिलर टेबल में किसी आता है, तो 3 और 4 किसी भी सिमिलर टेबल में नहीं आते, तो यानी कि कोई भी चीज सिमिलर नहीं है। अच्छा अब आप देखो जो वेरिएबल है इन दोनों में कोई चीज सिमिलर है, बिल्कुल ए की वैल्यू सिमिलर है, तो भाई ए नीचे एक दफा लिख दो। इन दोनों में कोई चीज सिमिलर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बी स्क्वायर और बी के अंदर सिमिलर क्या चीज है, कॉमन क्या चीज है, बी कॉमन है, तो आपका HCF क्या होगा, ए बी के बराबर। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। इसमें करते क्या है, HCF के अंदर आप लीस्ट कॉमन को देख रहे हो, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर कॉमन है उसको निकाल लो। 3 और 4 में कोई चीज कॉमन होती है, नहीं होती। ए स्क्वायर और ए में क्या चीज कॉमन है, ए कॉमन है। बी स्क्वायर और बी में क्या चीज कॉमन है, बी कॉमन है, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपल ए बी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई। आज क्लास के अंदर बच्चों ने बताया कि काफी सारे हमारे इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए, तो हम बड़े कंफ्यूज हो गए उसमें, हालांकि बहुत सिंपल चीज है। एग्जामिनर कह रहा है इफ टू लाइंस AB एंड CD आर पैरेलल एंड द स्लोप ऑफ AB इज 3 एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ CD इज 4, फाइंड द x इंटरसेप्ट ऑफ CD। अब देखो जरा लॉजिक को समझो। एग्जामिनर आपसे सबसे पहले क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास दो लाइनें ए बी और सी डी, सही है ना। पहली चीज पिक करो, आपके पास दो लाइनें ए बी और सी डी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। मेरे पास लेट सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये, अभी हमें नहीं पता ना किस तरह की लाइनें हैं, तो हमारे पास ये दो लाइनें कैसी आ रही हैं, पैरेलल। तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन ए बी है, और ये वाली जो लाइन है लाइन सी डी है। आपको लाइन ए बी का स्लोप दिया हुआ है किसके बराबर, 3 के बराबर। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमें ये बात मालूम है, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स भी क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब जो लाइन सी डी है ना, इसका स्लोप भी 3 के बराबर है। और आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है सी डी लाइन का। अब देखो y एग्जामिनर क्या कह रहा है, आगे एग्जामिनर कह रहा है एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ सी डी इज 4, यानी कि सी और डी वाली लाइन का जो y इंटरसेप्ट है ना 4 के बराबर है। तो बताइए x इंटरसेप्ट सी और डी वाली लाइन का ही वो पूछ रहा है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं ना, तो लेट अस कंसीडर कि इस तरह की लाइन आ रही है सी डी वाली, और लेट सपोज इस तरह की लाइन आ रही है ए बी वाली। तो लेट सपोज इस तरह की लाइन है कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो भाई ये वाली लाइन आ गई मेरे पास ए बी वाली, और ये वाली लाइन आ गई फॉर एग्जांपल सी डी वाली। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि दोनों लाइन दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो इस लाइन का स्लोप है वो इस लाइन का स्लोप होगा। अगर इस लाइन का स्लोप 3 के बराबर है तो जाहिर सी बात है इस लाइन का स्लोप भी 3 के बराबर है। आगे एग्जामिनर ने आपको इस वाली लाइन का y इंटरसेप्ट दिया हुआ है किसके बराबर, 4 यूनिट्स के बराबर। तो एग्जामिनर कह रहा है x इंटरसेप्ट क्या होगा। इसको निकालना बहुत ही आसान है, देखो दो तरीकों से निकाल सकते हो, या तो आप सिंपल x डिवाइडेड बाय a प्लस का y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1 का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, नहीं तो आप सिंपल लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, दैट इज y इज
इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी या एम एक्स प्लस का बी जो होता है। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बताया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है 4 यूनिट्स के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमारे पास एक ऐसा पॉइंट गिवन है जहां पे वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको दी हुई है। तो हमें ये पता है कि भाई तरीके से इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। हमें देखो कैलकुलेट क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे y की वैल्यू क्या हो, जीरो के बराबर। तो मैं यहां पे y की वैल्यू को जीरो कंसीडर करूंगा। स्लोप की वैल्यू मुझे किसके बराबर गिवन है, स्लोप गिवन है आपको 3 के बराबर, एक्स का एक्स एज इट इज प्लस का c। देखो c का मतलब क्या होता है इस फॉर्मूले के अंदर, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट का होना या फिर पर्टिकुलरली y का डिस्टेंस, यानी कि क्या आपकी इक्वेशन की लेंथ आ रही है। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या गिवन था, 4 के बराबर था ना। तो भैया सिंपल यहाँ पे c की जगह पे 4 आ गया, इसको आप सिंपलीफाई करवा दो, प्लस का 4 यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव का 4 इक्वल टू के बाद 3x का 3x, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 4 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर आ जाएगी। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दोबारा समझ लो भाई, मैंने आपको खाली डायग्राम बना के दिखा दी ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, डायरेक्टली भी कर सकते थे। आपको देखो एक लाइन का स्लोप गिवन है किसके बराबर, 3 यूनिट्स के बराबर। आपको y इंटरसेप्ट कितना गिवन है, इसको आपको गिवन है 4 के बराबर। आपको x इंटरसेप्ट निकालना है। देखो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे y की वैल्यू क्या हो, जीरो के बराबर। तो सिंपल इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे आंसर आ जाएगा, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा, के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं जितना आपको लग रहा है। एग्जामिनर कहते हैं फॉर अ मैट्रिक्स ए इफ द डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड। अब अक्सर बच्चों को इसका आंसर तो पता है कि सर देखें अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वेरी गुड। मगर यहाँ पे ऑप्शंस गिवन थे, इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टेबल, नल या स्क्वायर। याद रखिएगा बेटा, अगर दुनिया में किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कौन सा होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल का मतलब क्या है, देखो जब दुनिया में आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हो तो इन्वर्स लेने का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्स लेने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से, आप ऊपर लेते हो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ऊपर लेते हो एडजॉइंट और नीचे लेते हो उसका डिटरमिनेंट। देखो जब मैं इन्वर्स निकालूंगा, अगर मेरे पास मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो। अगर आपके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं या फिर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि नीचे वाले टर्म ऊपर जब जाए तो सिंप्लीफिकेशन करवा सके, इनवर्स को निकाल सके। ये कॉन्सेप्ट था। एक और क्वेश्चन पेपर में आया, एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। आपके पास यहां पे लार्जेस्ट वैल्यू किसके बराबर है। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अरे भाई देखो, एक आपके पास वैल्यू आ रही है 1 के बराबर, एक आपके पास आ रहा है अंडर रूट टू। अंडर रूट टू का वैसे मतलब क्या होता है, अंडर रूट टू के जब पावर को रिमूव करते हो पावर में आता है क्या, 1/2, सही है ना। एक आपके पास वैल्यू आ रही है क्यूब रूट ऑफ 3, तो क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब क्या है, पावर में क्या आएगा, 1/3। फिर मेरे पास एक आ रहा है फोर्थ रूट, तो यानी कि 4 की पावर में 1/4 का होना। तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, एग्जामिनर ये पूछना। तो बेटा देखो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास अगर कहीं पे भी 1 गिवन है और आपके पास अंडर रूट 2 गिवन है, तो भाई अंडर रूट 2 किसके बराबर होता है, ये तो बराबर होता है 1.44 समथिंग के, सही है ना, 1.41 समथिंग के। वाइल ऑन दी अदर एंड जो क्यूब रूट होता है ये बराबर होता है 1.442 समथिंग के अराउंड के। और जो फोर्थ रूट ऑफ 4 होता है ना भाई, इसको सिंप्लीफाई जब करवाओगे तो ये रूट 2 के बराबर ही होगा ना। उसके पीछे लॉजिक क्या, अक्सर बच्चे बोलेंगे सर ये आंसर होगा। अरे भाई इसको सिंप्लीफाई करवा के तो चेक करो क्या बनेगा। भाई 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, तो बाहर आ रहा है 1/4, तो 2 1 2 2 2 4, तो क्या बन गया, ये 2 की पावर 1/2 ही बन गया। यानी कि इन दोनों के दरमियान में असल मुकाबला है, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, 3 की पावर 1/3 की होगी। अक्सर बच्चे ऑप्शन नंबर डी पे टिक करके आ जाते हैं, भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्योंकि देखो जब आप इसको एक्सपेंड करवाओगे ना, 4 का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, और क्यूब और आपके पास फोर्थ रूट का मतलब क्या, पावर 1/4 आएगा, तो वो दर हकीकत वो आपके पास अंडर रूट 2 के बराबर ही होता है। तो सेम चीज ही है वो। तो इन सब में से बड़ा कौन सा है, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा होगा, सबसे बड़ा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं नेगेटिव का 155 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये मजे का कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा हमारे पास जब कभी भी एंगल्स की बात होती है तो एंगल्स हमेशा कहां से निकलते हैं, हम हमेशा एंगल्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के ऊपर। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के ऊपर एंगल हमेशा पॉजिटिव में काउंट होता है।
बट अगर कभी भी दुनिया में आप क्या करो, आप क्लॉकवाइज रोटेशन करना स्टार्ट करो, तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है ना एंगल्स की, ये होती है नेगेटिव के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है नेगेटिव का 155 डिग्री कहां पे लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे 90 डिग्री होगा। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, यहाँ पे नेगेटिव का 90 होगा, यहाँ पे नेगेटिव का 180 होगा, तो नेगेटिव का 155 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहां से चल रहा हूँ, यहां से यहां तक पहुंचूंगा, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, नेगेटिव का 155 डिग्री। तो ये कहां पे लाई करेगा, अगर मैं एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखूं तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर ये लाई कर रहा होगा। कहां लाई करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर लाई करेगा ना, क्योंकि अब नेगेटिव का 155 है। नेगेटिव 155 का मतलब क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है, तो कहां पे लाई करेगा, ये आपके पास लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन आ रहा है जो आज के नस के एग्जाम में पूछा गया। एग्जामिनर कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 2 के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा, और नीचे डिवीजन में आ रहा है एक्स माइनस का 2 इक्वल टू के बाद 12 आ रहा है। एग्जामिनर कहता है अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि आपका x कहां पे अप्रोच कर रहा है 2 के ऊपर, तो बेटा अगर मैं डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू डालूंगा तो नीचे 0 आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि भैया सिंपल तरीके से ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लो, तो अल्फा कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ले लूंगा, तो भाई अल्फा पहले आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x के बराबर, माइनस के बीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 0 के बराबर, x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, नेगेटिव के 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, इक्वल टू के बाद 12 का 12 वेरी इट इज। तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 2 अल्फा x और नीचे आ रहा है 1 का 1, सही है ना, इक्वल टू के बाद 12 का 12। अब अगर मैं लिमिट को अप्लाई करवाता हूं, तो लिमिट x अप्रोच कर रही है कहां पे, 2 के बराबर अप्रोच कर रही है ना, तो लिमिट x जब 2 के बराबर अप्रोच कर रही है तो x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 2 जार 4 अल्फा इक्वल टू 12। तो 4 के टेबल में 12 कहां पर आता है, 4 3 जार 12 होता है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। तो बेटा देखो एक ही ऑप्शन है जहां पे अल्फा पे 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसके आपके पास जो है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर अल्फा की वैल्यू 3 के बराबर है, तो इसका मतलब आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी के बराबर, क्योंकि देखो सिंपल तरीके से हमें लिमिट्स को अप्लाई करवा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्या मुश्किल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है साइन एक्स कॉस एक्स टेंजन एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे बच्चे के नेट के अंदर आ रहा हो, तो भाई इसको सिंपलीफाई करवा लीजिए, क्या मुश्किल चीज है। देखो साइन एक्स का और कॉस एक्स को मैं एलरेडी रहने देता हूं, साइन और कॉस को मैं एलरेडी रहने देता हूं। मुझे पता है टेंजन एक्स के बराबर होता है, टेंजन बराबर होता है दुनिया के अंदर साइन डिवाइडेड बाय कॉस के, टेंजन एक्स के बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस के। सेक बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय कॉस के। कॉसेक बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स के। तो बेटा कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, खाली साइन एक्स बाय कॉस एक्स बच गया, जो कि किसके बराबर होता है, टेंजन एक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टेंजन एक्स के। अक्सर बच्चे आंखें बंद करके 1 पे लगा देते हैं ना, मैं भी वो बोलने वाला था, पर मैंने देखा है टेंजन एक्स भी एक्स्ट्रा गिवन है। तो भाई साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक है, कैंसिल आउट कर देगा। कॉस का अपोजिट सेक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल टेंजन एक्स बच रहा है, तो टेंजन एक्स क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू डैश। कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डैश, यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं जो ऑड इंटीजर्स का सेट होगा वो क्लोज किसके रिस्पेक्ट से होता है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था। ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कहीं पे कोई ऑड नंबर्स लिखे हुए, तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं भाई, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और इस तरीके चलते जा रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स का सेट हो रहा है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई ऑड नंबर्स का सेट किस फंक्शन पे क्लोज होता है, एडिशन पे चेक कर सकते हो, कर लेते हो। देखो अगर मैं एडिशन करवाता हूं तो 1 प्लस का 3, ये तो मुझे 4 मिल रहा है, क्या 4 ऑड नंबर्स के अंदर कहीं मौजूद होता है, नहीं होता, इसका मतलब एडिशन आंसर नहीं हो सकता। अच्छा मैं इसी सेट में से कोई भी दो नंबर उठाता हूं, फॉर एग्जांपल 5 और 1 उठाता हूं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो अगर मैं 5 और 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर क्या आएगा, ये तो 4 आएगा, यानी कि इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ऑड नंबर्स का जो सेट होता है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी क्लोज नहीं है। मल्टीप्लीकेशन पे चेक कर लेते हैं। अगर मैं बेटा देखो क्या करवाता हूं, अगर मैं सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवाता हूं 5 और 7 को, तो 5 7 जर क्या होता है, दो ऑड नंबर्स को अगर मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर में क्या आ रहा है, 35, 35 भी एक ऑड नंबर है। अगर मैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 15 आएगा। अगर मैं 7 और 9 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 63 आपको मिल जाएगा, वो भी ऑड नंबर है। 3 1 जर 3 ऑड नंबर है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑड नंबर्स विल ऑलवेज गिव यू अ ऑड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऑड नंबर्स का जो इंटीजर्स होते हैं ये किस पे क्लोज होता है सेट, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के ऊपर क्लोज हो रहा होता है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही घिसी पिटी चीज आ रही है, डोमेन ऑफ कोसेक थीटा। देखो भाई मैं बार बार कह चुका हूं बेटा, कुछ करो ना करो खुदारा डोमेन और रेंज के टॉपिक को लाजमी तौर पे कर लो। डोमेन
और रेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कुछ ना करो, इन टॉपिक्स को लाजमी तौर पे कवर अप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता था फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 1, 2 एंड 2x प्लस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। काफी सारे बच्चों ने बताया कि भाई उनके पास आज के दिन में जो क्वेश्चन है उसमें स्लोप्स के कॉन्सेप्ट बहुत सारे पूछे हुए थे। तो भाई देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0, और दूसरा एक पॉइंट गिवन है 1, 2, इन दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का देखो मतलब क्या होता है कि आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। लेट सपोज ये आपके पास यहाँ पे लाइन की इक्वेशन किसके बराबर आ रही है, 2x प्लस का y प्लस का 1, और आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट के दरमियान में और इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दरमियान में। देखो बेटा हमें ये बात मालूम है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है ना, क्या इक्वेशन है, 2x प्लस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। b की वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि सिंगल पावर वेरिएबल का जो y आ रहा है, y का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। c कहलाएगा कांस्टेंट जो कि 1 के बराबर है। और ये जो पॉइंट आपको गिवन है 1, 2, इसको हम क्या बोलते हैं, x, y। हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बराबर होता है सिंपल ax1 प्लस का by1 प्लस का c1, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या आता है, अंडर रूट का अंडर रूट, और नीचे डिवीजन में सिंपल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करवा दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, देखो सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कैसे करवाया जाएगा, सिंपल तरीके से हमारे पास a की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। x1 यानी कि x किसके बराबर है, 1 के बराबर है। प्लस का बी बराबर है 1 के, y किसके बराबर है, y बराबर है 2 के, c बराबर है किसके, 1 के। नीचे डिवीजन के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a बराबर है 2 के, 2 का स्क्वायर, b बराबर है किसके, 1 के, 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करवा दो, क्या बन गया, ये बन गया 2 प्लस का 2 प्लस का 1। ऊपर आ गया मेरे पास सिंपल 5 का 5, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस का 1, अंडर रूट के अंदर 5 आ गया। तो ये बन गया 5 डिवाइडेड बाय रूट 5 के। हमें पता है डिवीजन के अंदर कभी भी रूट एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो हम क्या करवाएंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए नीचे वाले अंडर रूट को खत्म करेंगे। नीचे वाले रूट को खत्म करने के लिए अंडर रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करोगे, नीचे डिवाइड भी करवाओगे, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 5 अंडर रूट 5, और नीचे रूट 5। जब रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, चूंकि दो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंटरनल वैल्यू सिमिलर है, तो नीचे सिर्फ 5 बचेगा। तो यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल अंडर रूट 5 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आज के नस्क के एग्जाम के अंदर पूछा गया, एग्जामिनर कह रहा था कि भैया इन तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा के आंसर बताओ। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपके पास तीन मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है। पहले हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 को। इस मैट्रिक्स को आपने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 2 4 3 के। अभी तीसरे वाले मैट्रिक्स को भूल जाओ, पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रॉज इनटू कॉलम्स की फॉर्म के ऊपर। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 0 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया भाई, सिंपल आप दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करवाते हो, बेटा दुनिया के अंदर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं हेड टू टेल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से आपने टेल टेल से मल्टीप्लाई करी, हेड हेड से मल्टीप्लाई करवाया। सिमिलरली टेल टेल से हुई, हेड हेड से हुआ, टेल टेल से हुई, हेड हेड से हुआ। तो ये वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई बेटा, मेरे पास ये आ गया 1, यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 3। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको अगर मैं तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाऊं, तीसरा मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वैसे मुझे पता है आंसर क्या आएगा, मगर चलो करके देख लेते हैं। तो बेटा देखो अगेन हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो हेड हेड से होगा, टेल टेल से होगा। तो क्या बन जाएगा, देखो 1 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 2 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, फिर 4 1 जार 4 होगा, फिर 3 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, फिर 1 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 2 1 जार 2 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 होता है, 3 1 जार 3 होता है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, सिंपल 1 2 4 3 के बराबर ही आ रहा है। आंसर क्या आएगा मेरे पास, 1 2 4 3 के बराबर ही आ रहा है। इसको वैसे आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, इतनी लंबी क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व वैसे कर सकते थे, मगर मैंने इसलिए आपको करके दिखाया कि अगर देखो यहाँ पे मैट्रिसेस की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। क्योंकि वैसे यहाँ पे मुझे साफ तौर पे दिख रहा है दोनों मैट्रिसेस कौन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। कोई भी चीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो सेम ही रहती है ना बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे मैट्रिसेस कैसे आ रहे थे, आइडेंटिटी आ रहे थे, इसलिए ओरिजिनल मैट्रिक्स के आंसर में आपको मिल गया 1 2 4 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। मैंने इसलिए आपको
आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया ताकि आपको याद रहे कि बेटा कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास कोई और तरह का मैट्रिक्स आ जाता तो फिर आप कैसे सॉल्व कर रहे होते। क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज पेपर के अंदर पूछा गया ना, ये वाला क्वेश्चन था। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना इंटीग्रेशन गिवन है, जरा गौर से इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझिएगा। एग्जामिनर देखो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन 2x² माइनस का 2x माइनस का 1/3, और नीचे डिवीजन में आ रहा है आपके पास 2x³ माइनस का 3x² माइनस का x और माइनस का 7। एग्जामिनर कहता है कि भाई इसकी इंटीग्रेशन बताओ। अब काफी सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और आज नस्ट के एग्जाम में जब ये पूछा गया तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज भी थे। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। इस ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस का 2x माइनस का 1/3 है, और नीचे हमारे पास आ रहा है 2x³ माइनस का 3x² माइनस का x और माइनस का 7 इंटू dx का dx। देखो कभी भी अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रही है ना, याद रखिएगा इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन में डिवीजन का मेथड होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का है, मगर वो इंटीग्रेशन का नहीं है, वो एक मेथड है सॉल्व करने का। तो हमेशा याद रखिएगा दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं इंटीग्रेशन में, हमेशा ये चीज चेक करो कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो सकता है। तो बेटा देखो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा। 2x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 6x² के बराबर। और माइनस के 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा माइनस के 6x के बराबर। और माइनस के x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस के x का डेरिवेटिव होगा माइनस के 1 के बराबर। और अगर आप गौर से देखो इस चीज को, तो माइनस के 7 का डेरिवेटिव होगा 0 के बराबर। यानी कि किसी तरीके से हमें ऊपर ये चीज फॉर्म करनी है। हमें क्या करना है बेटा, किसी तरीके से ऊपर ये वाली चीज लेकर आनी है कि भाई हमारे पास ऊपर क्या बन जाए, 6x² माइनस का 6x और माइनस का 1 बन जाए। अभी ऊपर क्या मौजूद है, 2x² माइनस का 2x और माइनस का 1/3। हमें क्या फॉर्म करना है, ऊपर किसी तरीके से इस वैल्यू को ऊपर फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करोगे, तो बेटा देखो इंटीग्रेशन उस वक्त अप्लाई कर सकते हो जब नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा हो, और डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए मुझे 6x² चाहिए, तो ऊपर 2x² है, तो अगर मैं पूरी ऊपर वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो फर्क क्या होगा कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। जब 3 पूरी ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 6x², ये बन जाएगा 3 2 6x, और ये बन जाएगा 1/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे सिंपल 1 बचेगा। और नीचे क्या है, नीचे आ रहा है मेरे पास 2x³ माइनस का 3x² माइनस का x और माइनस का 7 इंटू dx का dx एज इट इज। यानी कि देखो नीचे वाली टर्म का हमने ऊपर क्या बना लिया, डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लिया। अब फाइनली इंटीग्रेशन का ln वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ln शॉर्टकट फॉर्मूला। अगर कभी भी दुनिया में नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होता है तो सिंपल तरीके से आप लिखोगे ln का ln, और जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है वो एज इट इज ln का क्या बन जाएगी, ln का फंक्शन बन जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते ही हमारा एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। अच्छा, अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, देखो यहाँ पे आपके ऑप्शंस के अंदर नहीं आ रहा। अब बहुत सारे बच्चे देखेंगे ऑप्शंस को, सर ऑप्शंस के अंदर तो ये कहीं आ ही नहीं रहा, कैसे सॉल्व करें। तो बेटा देखो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे। कैसे कि देखो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि लॉगरिथम कभी भी किसी टर्म पे अप्लाई हो रहा है, उसकी पावर में कोई नंबर आ जाए तो पावर पहले आ जाती है और लॉगरिथम सिंपल नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। तो इसका वाइस वर्सा प्रोसीजर क्या होगा कि भाई वापस से मैं पावर को फंक्शन के ऊपर भेज दूं। देखो ये पावर आ रही है ना, पहले कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसको मैं डायरेक्टली इस टर्म की पावर पे भेज दूंगा तो 1/3 ऊपर आ जाएगा। और 1/3 पावर में आने का मतलब क्या, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 1/3 हो तो उसको आप क्यूब रूट की फॉर्म पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्यूब रूट की फॉर्म आपको दी भी है। तो भाई इस तरीके से देखो एग्जामिनर आपको मुश्किलात देता है, इस तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। बच्चा देखेगा सर ये तो आंसर ही नहीं आ रहा था हमारा, तो बेटा देखो आंसर नहीं आ रहा या आंसर आपने बनाया नहीं। तो भाई आंसर कैसे बनाया कि देखो ये यहाँ पे आपके पास ln से पहले 1/3 आ रहा है ना, तो 1/3 कांस्टेंट है, एज अ पावर चला जाएगा। तो पावर में जब जाएगा तो पावर में 1/3 आ जाएगा, और 1/3 पावर में होने का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है। तो देखो ये आपको ऑप्शंस के अंदर गिवन है। ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है वो यही तो आ रहा है मेरे प्यारे बेटे। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें ये चीज गिवन है। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस ऑथेंटिक पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तभी बेटा बहुत सारे बच्चों को जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पढ़ रहे हैं, जो इस पास्ट पेपर्स की सीरीज को कवर अप कर रहे हैं, तो उनका बड़ा फायदा हो रहा है। देखो मेरी कोशिश है एक एक क्वेश्चन जो नस के एग्जाम के अंदर आया हुआ है वो आपको सॉल्व करवाऊं। क्लियर है बेटा। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर के लिंक को शेयर करें, उन्हें बताएं कि सर हाशिम कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्हें बताएं कि सर हाशिम एक एक क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, एक एक चीज जो नस
के पेपर में आ रही है शेयर कर रहे हैं। देखो हर बच्चे का पेपर मुख्तलिफ होता है, ध्यान में रखिएगा, हर बच्चे का नस का पेपर मुख्तलिफ होता है। आप जब कंप्यूटराइज टेस्ट देने के लिए जाओगे तो सॉफ्टवेयर की मर्जी होती है आपको कोई भी जो है ना क्वेश्चन उठा के, जो कंप्यूटर होता है उसकी मर्जी होती है आपके पास पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो भाई हर बच्चे का पेपर डिफरेंट होता है, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन करवाता हूं, एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से करवाता हूं कि भाई ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं भी चाहूं तो बेटा वो 10 मिनट की वीडियो बना लूं, 20 मिनट की वीडियो बना लूं, जिसमें पहले सारा मंजन दे दूं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मंजन अपना दूं, और उसके अलावा कोई काम की बात ना आपको बताऊं। मगर मैं एक एक क्वेश्चन एक एक चीज अब करके दिखाता हूं कि आपको समझ में आए कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या, इसकी लॉजिक क्या आ रही है। अच्छा बेटा अब चलते हैं जरा, हमारी एक शागिर्दा है अदीज अब्बासी, बैच नंबर 1, गर्ल्स के बैच से बिलोंग करती हैं, नस का अपना नेट नंबर 1 आज के दिन में जाके दिया इन्होंने। तो इनके जो पेपर के क्वेश्चंस हैं, बाय द वे इन्होंने कल मुझे अपने क्वेश्चन सारे सारे शेयर किए थे अपने दोस्त के और अपने, तो इन क्वेश्चंस को भी जरा तस्करा कर लेते हैं। पहले नंबर पे कहती हैं सर कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, बहुत दफा बताया हुआ है। देखो अगर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, याद रखिएगा ये अलग चीज है। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कोसेक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, ये दो तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर बच्चों को बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता होता भाई। तो भाई ये दो डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स अगर आपको डेरिवेटिव लेने तो कैसे निकालोगे, पहले डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला लिया जाएगा, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखोगे और फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे। तो कोसेक का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर। और फिर अगर तो एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो यहां पे चूंकि एंगल एक्स आ रहा है तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 होगा, बट अगर एंगल यहां पे 2x होता तो फिर उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऐसे लिया जाएगा। बट अगर एग्जामिनर कहते हैं ना कोसेक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कोसेक एक्स स्क्वायर का, अगर एंगल पे पावर आ रही है तो फिर आप सिंपल कोसेक का, क्योंकि देखो डेरिवेटिव में कोसेक का फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर का नहीं होता, तो कोसेक स्क्वायर के लिए पावर फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो। बट अगर कोसेक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा हुआ है तो वो कैसे निकालोगे, सिंपल कोसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का कोसेक इनटू कॉट, जो भी एंगल आ रहा है उस एंगल को आपने एडिटिव लिखना है और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x के बराबर। अच्छा एक और क्वेश्चन बच्चा कह रहा था कि सर वर्टिसेस, और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिस बच्ची ने मुझे बताया कि सर वर्टिसेस का क्वेश्चन था, वर्टिसेस 2,4, बेटा ये गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, फोकस आपको गिवन है 1,0, इलिप्स की इक्वेशन पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ये लास्ट में इक्वेशन बन रही थी। ओके अब देखो बच्चे ने जो है ना क्वेश्चन गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई अगर तो मेरे पास फोकस की वैल्यू 1,0 है, यानी कि एक्स और वाई में से एक वैल्यू 0 है, तो वर्टिसेस के अंदर दोनों वैल्यू कैसे हैं भाई, वर्टिसेस के अंदर अगर तो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर तो वर्टिसेस के अंदर आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है। और अगर वर्टिसेस के अंदर एक वैल्यू 0 और एक एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब होगा आपका जो सेंटर आ रहा है वो ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, उसी सूरत के अंदर एक वैल्यू 0 होगी ना बेटा, नॉर्मल सी बात है। तो भाई एक क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको वर्टिसेस गिवन है, लेट सपोज आपको वर्टिसेस गिवन है 2,0 के बराबर, और आपको फोकस की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 1,0 के बराबर, तो आई कैन गेस कि ये क्वेश्चन आया हुआ होगा पेपर में, तो बच्चे ने यहाँ पे गलती करी है, 4 लिखा हुआ है, सही है ना। तो अगर वर्टिसेस आपको गिवन है तो हमें पता है कि भैया वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है a,0, फोकस का फॉर्मूला होता है c,0, सही है। हमें पता है कि इलिप्स के अंदर कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे शागिर्दों आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के बराबर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस के बी स्क्वायर को वहां भेजोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 में से 1 जाएगा 3 के बराबर, सही है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर। आपको निकालनी है इलिप्स की इक्वेशन। तो बेटा देखो हमारे पास मेजर एक्सेस कहां पर आ रहा है, एक्स के अलोंग, क्योंकि वाई वाली वैल्यू 0 आ रही है, तो एक्स के अलोंग खाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो मेरा मेजर एक्सेस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1, ये इसकी इक्वेशन होगी। क्वेश्चन क्लियर नहीं है बट जो डेटा गिवन है मैं उससे आपको निकाल के बता सकता हूं, या फिर हो सकता है कि वर्टिसेस आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तब भी कोई मसला नहीं है। अगर वर्टिसेस के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं देन इसका मतलब ये होगा कि बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो इलिप्स आ रहा है उसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। फिर ये आपका पॉइंट क्या बनेगा, फिर ये आपका पॉइंट बनेगा एच प्लस माइनस का ए कॉमा के के बराबर, सही है ना। और फिर दूसरा पॉइंट होगा एच प्लस माइनस सी कॉमा के बराबर, तो फिर आप वहां से अपनी पहले एच की वैल्यू निकालोगे और फिर उसके निकालोगे, सही है ना, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा एक और क्वेश्चन के बारे में बच्चा बता रहा है कि सर एक क्वेश्चन था 1/a नेगेटिव का 1/b, और एक और इक्वेशन थी 1/a प्लस का 1/b। ओके
एंड एक इस टाइप का और भी था लेकिन जिसमें आंसर -1 आ रहा था, लेकिन ए एंड बी के लिए कोई कंडीशन गिवन थी। जाहिर सी बात है कंडीशन बताए नहीं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई। एक और क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन आया था 1/2 माइनस का आयोटा, तो रियल पार्ट क्या होगा? अगर तो आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि अच्छा क्वेश्चन बेसिकली ये आया हुआ था 1/2 माइनस का आयोटा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, रियल पार्ट पूछा हुआ था। तो बेटा सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करवाओगे कैसे, कि आपके पास देखो ऊपर सिंपल नंबर आ रहा है, नीचे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो इसको यहाँ पे रैशनलाइज करवाया जाएगा। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन होती है बेटा, जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हो, खाली उसके इमेजिनरी टर्म के साइन को कन्वर्ट करते हो, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई में लिखते हो नीचे भी लिखते हो। ऊपर आपके पास आ जाएगा सिंपल 2 प्लस का आयोटा, नीचे 2 माइनस आयोटा 2 प्लस का आयोटा, ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का साइन आयोटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 प्लस का आयोटा, 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, नेगेटिव नेगेटिव बन गया प्लस का 1। तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 2 प्लस का आयोटा और नीचे आ जाएगा 4 प्लस का 1 5। तो अगर मैं इसकी एलसीएम को ब्रेक करता हूं तो ये बन जाएगा 2/5 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस के साइन के बाद आयोटा /5, यानी कि अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आप लिखोगे इसको तो ये बन जाएगा 2/5 1/5। तो यानी कि रियल पार्ट किसके बराबर है, रियल पार्ट बराबर होगा 2/5 के। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो भाई सेम तरह का क्वेश्चन आ रहा है जो एक और बच्चे के पेपर में आया था, कि एग्जामिनर कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 3 के ऊपर और एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स माइनस का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 3 इक्वल टू 14। ओके, एग्जामिनर कह रहा है ए की वैल्यू बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन अगर मेरे पेपर के अंदर पूछा जा रहा है कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो लिमिट है वो एक्स की अप्रोच कर रही है 3 के ऊपर, यहां पे आ रहा है एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स और कोई कांस्टेंट गिवन था, लेट सपोज 9 गिवन था, नीचे आ रहा है एक्स माइनस का 3 इक्वल टू के बाद आ रहा है 14। तो मैंने अल्फा बीटा वाला जैसा क्वेश्चन करवाया सेम क्वेश्चन है। देखो अगर मैं डायरेक्टली लिमिट्स को भी डाल दूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा। तो पहले एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल कहता है ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे, नीचे वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लोगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर के बराबर, माइनस के ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का ए, और माइनस के 9 का डेरिवेटिव 0 हो गया। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, नेगेटिव के 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 14 का 14। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस का ए इक्वल टू के बाद 14। अब फाइनली अब लिमिट को अप्लाई करवाओगे, एक्स अप्रोच कर रहा है 3 के ऊपर, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 के बराबर माइनस का a इक्वल टू 14। तो बेटा देखो 9 3 जर क्या होता है, 3 9 जर होता है 27 के बराबर, प्लस का 14 जब इधर भेजोगे माइनस का 14 हो जाएगा, नेगेटिव का a वहां पे जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा। जाहिर सी बात है भैया 27 में से अगर मैं 14 को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 13 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। सही है ना, ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया हमारे पास पर्टिकुलरली आंसर आ गया। बच्चे ने ऑप्शन गलत दिए हुए, रिमेंबर दिस। बच्चा बता रहा है इसी चीज को शेयर अप कर रहा है मुझसे। अच्छा एक और क्वेश्चन आया, बता अगेन मैंने ये वाला क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन आया बता, लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, हमारी लिमिट कहां पे अप्रोच कर रही है, एन की वैल्यू अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर। क्वेश्चन आपको गिवन है कि बेटा, अब देखो एक और क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछा गया था वो ये वाला क्वेश्चन था। इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया था कभी भी दुनिया में अगर लिमिट इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, पहली वैल्यू 1 के बराबर है और सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल बाहर पावर में होना चाहिए। तो a डिवाइडेड बाय n का रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, बाहर पावर में होना चाहिए n बाय a। अभी n बाय b आ रहा है तो मैं क्या लेकर आऊंगा, n बाय a लेकर आऊंगा। कैसे, कि देखो भाई 1 प्लस का a डिवाइडेड बाय n एडिटिस का एडिटिस, मुझे पावर में क्या चाहिए, n बाय a। तो बेटा देखो अभी पावर में क्या है, n बाय b मौजूद है। तो अगर मुझे यहाँ पे नीचे a लेकर आना है ना पावर में, तो मैथ्स कहता है ला सकते हो भाई, जो चीज नीचे लेकर आओ ऊपर भी लेकर आओ, तो मल्टीप्लाई डिवाइड पे भी लेकर आ गया। अब जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है ना उनको पावर के बाहर फेंक दो उठा के, तो क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस का a डिवाइडेड बाय n, और बाहर पावर में देखो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, n बाय a। तो ये जो a डिवाइडेड बाय b है ना, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, इसको उठा के मैं होल पावर के बाहर भेज देता हूं, क्योंकि पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है ना। तो अब देखो लिमिट चूंकि इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है तो पहली वैल्यू 1 है और जो भी सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर में आ गया, तो ये सिंपल तरीके से कंडीशन पूरी हो गई। तो यहाँ पे e आ जाएगा और e की पावर में क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय b। तो e की पावर में क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय b, तो ये इसका आंसर होगा, इसने माशाल्लाह से बताया हुआ भी है। सर y इज इक्वल टू एक्स की पावर में पाए करके कुछ था, इस तरह का क्वेश्चन था सर, f प्राइम 1 निकालना था, 36 प्लस 12 फाइव स्क्वायर इक्वल टू 144। बेटा एग्जैक्टली मेरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मेरे लेक्चर्स का क्वेश्चन है, 144 है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जामिनर बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, ये क्वेश्चन बाय द वे मेरे लेक्चर से लिया गया सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने खाली यहाँ पे एक चालाकी करी है कि 9 नहीं दिया हुआ बल्कि 36 दिया हुआ है, कोई मसले की बात नहीं। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 144 जो इक्वल टू किस तरफ लिखा हुआ है ना, आपको क्वेश्चन बेसिकली गिवन है 36 एक्स स्क्वायर, आगे आ रहा है प्लस का 12 फाइव स्क्वायर इक्वल टू के बाद आ रहा है 144 का 144। अब देखो 144 जो इक्वल टू किस तरफ वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 144 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर।
यहां पर हो जाएगा प्लस का 12 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 का 144 इक्वल टू के बाद 1। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाऊंगा? देखो मुझे ये बात मालूम है कि भैया अगर मुझे सिंप्लीफाई करवाना है तो 144 को अगर मैं 36 में सिंप्लीफाई करवाऊं तो 36 1 जा 36, 36 4 जा 144 होगा, बट चेक कर लीजिए, आई एम नॉट श्योर। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि भाई 9 के टेबल में 36 कहां पर आता है, 9 4 जार इज 36 एंड 9 16 जार इज 144, है ना भाई, 9 1 जार 9 और आपके पास वहां पे चला जाएगा क्या चीज, 14 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूं तो ये जाएगा 5 और 9 6 जार 56 हो गया, सही है, तो 4 4 जार 16 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी कि क्या बन गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बन गया। अच्छा 12 के टेबल में 144 कहां पर आएगा, अरे भाई बहुत सिंपल है, 12 12 जार क्या होता है, 12 इंटू 12 होता है हमारे पास 144 के बराबर, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1, तो यानी कि मेरी इलिप्स की इक्वेशन ये आ गई। अच्छा अब देखो इस इक्वेशन के अंदर मेजर एक्सेस कहां पर है, देखो वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब मेजर एक्सेस अलोंग दी वाई होगा। अब एग्जामिनर ने कुछ भी मांगा हो, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने यहाँ पे एसेंट्रिसिटी मांगी हुई थी, तो एसेंट्रिसिटी निकालने मांगी हुई थी, तो बेटा देखो एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है। भाई अगर आप किसी बेकार किस्म के ट्यूशन वाले बाजी या बाजी से पढ़ रहे हो या किसी बेकार किस्म के यूट्यूब के टीचर से पढ़ रहे हो तो उसने आपको शॉर्टकट नहीं सिखाई होगी, बट मैंने आपको डायरेक्टली एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट सिखाई थी। एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट क्या होता है, सिंपल ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी विद इन सेकंड्स के ऊपर आएगी चुटकी बजा के, कोई ट्यूशन वाला बाजे बाजी थोड़ी पढ़ाएगा आपको ये वाली चीज, ये सर हाशिम जैन ने लेक्चर में बताई हुई होती है। तो बेटा देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, याद रखिएगा इलिप्स के अंदर जिस वेरिएबल के नीचे बड़ी वाली वैल्यू होती है वो आपका मेजर एक्सेस होता है और वो ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा बी स्क्वायर को करता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, नीचे 12 का 12, 12 में से 4 को निकालोगे तो ऊपर बचेगा 8, नीचे आ गया 12 का 12, फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो, क्या बन जाएगा 4 2 जार 8 एंड 4 3 जार 12, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर, ये एसेंट्रिसिटी आ गई हमारी। अगर एग्जामिनर कह रहा था कि भैया मुझे क्या निकाल कर बताओ, अगर एग्जामिनर कहता है कि मुझे फोकस का पॉइंट निकाल के बताओ, तो सी की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बेटा सिंपल तरीके से 12 में से 4 को निकालोगे 8 बचेगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 8 के बराबर आ गई, तो सिंपल तरीके से फोकस का पॉइंट क्या आएगा, फोसाई का पॉइंट, ये आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस का अंडर रूट 8 के, क्योंकि मेजर एक्सेस कहां का अलोंग दी वाई है, मेजर एक्सेस कहां का आ रहा है अलोंग दी वाई, सही है ना। अगर एग्जामिनर कहता है कि भैया क्या निकाल कर बताओ, अगर एग्जामिनर कहता है कि भैया मुझे एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सेस निकाल कर बताओ, तो बेटा देखो मेजर एक्सेस कहां का है, मेजर एक्सेस वाई का है, मेजर एक्सेस कहां का है वाई का है, तो एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सेस क्या होता, प्लस माइनस का बी कॉमा 0 होता, तो बी की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, बी स्क्वायर 4 के बराबर है ना, तो बी की वैल्यू होगी 2 के बराबर, तो प्लस माइनस का 2 कॉमा 0 आ जाता। क्या मुश्किल बात है यार, नर्सरी क्लास का बच्चा करता है भाई, ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ना, ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ना, बेकार यूट्यूब से नहीं पढ़ना, सर आशम जय के चैनल को फॉलो करो, सारी चीजें बताई हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन था, एक एंगल 80 डिग्री था, दूसरा 60 डिग्री था। अबे ये क्या क्वेश्चन है, ये तो नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है भाई। एग्जामिनर कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 80 डिग्री था, दूसरा 60 था, तीसरा एंगल निकालना था। अरे बेटा ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर तीसरा एंगल निकालना है तो इन दोनों एंगल्स को माइनस करवा दो 180 से, तो तीसरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन था, हार्मोनिक सीक्वेंस निकालना था, तो भाई हार्मोनिक सीक्वेंस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर सॉल्व करते हो और आखिर में उसको रेसिप्रोकेट करवा देते हो। अच्छा एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। अबे इस क्वेश्चन में कौन कंफ्यूज होता है भाई, अगर ये जिस बच्चे का नस का पेपर आया ना बेटा, अगर आपने इसमें टॉप नहीं करा ना, मुझे बड़ी अफसुर्दगी होगी बेटा। 1 रेडियन की वैल्यू पूछी हुई है, अरे भाई 1 रेडियन की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है सिंपल तरीके से 57.29 के, ये तो आपको अजबर याद होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा 1 रेडियन किसके बराबर होता है 57.29 डिग्रीज के, वाइल हमारे पास 1 डिग्री किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 0.01758 के, मगर अपने जहन में सिर्फ इतना रखो 0.0175 के, सही है ना। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है 57.29 के। अच्छा एग्जामिनर ने कंफ्यूज पता है कैसे किया हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है 57.193, एक दी हुई है 57.296, अक्सर बच्चे इस पे टिक करके ना आ जाए, बच्चे याद कर लेते हैं 57 तो होगा मगर आगे डेसिमल का याद ही नहीं करता, तो याद रखिएगा 57.2 किसकी होती है, ये होती है 1 रेडियन की डिग्री के अंदर वैल्यू, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है 57.2 डिग्री के, और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है 0.017 के, सही है ना, 70 और 57 को रख लो। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, इफ फैक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 5j देन -2u इज डबल इन अपोजिट डायरेक्शन, यार यानी कि वही डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट कब जीरो होता है भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है अगर वेक्टर्स क्या हो, कोप्लेनर हो। अगर x ओरिजिन के ऊपर है तो y कहां पर होगा, और i j के कंपोनेंट की वैल्यू दी हुई थी, पूछा हुआ था कि x क्या होगा, तीन क्वेश्चन ऐसे थे कि एक में अलोंग y पूछा हुआ था, यानी कि भाई सिंपल i j के कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा था। हमेशा याद रखिएगा सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 1 के, अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, वाइल सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, और अनसिमिलर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है तीसरे वाले एलिमेंट के, बट इट ऑलवेज फॉलो अ क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा
सर अच्छा, मुझे दो क्वेश्चन और याद आ गए। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से था, एक ये था कि 3 डॉक्टर्स और 5 नर्सेस को सेलेक्ट करो तो टोटल डॉक्टर्स 5 थे और नर्सेस 7। यानी कि ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन आ रहा है भाई। आपको जो है ना डॉक्टर्स गिवन है 3, और अच्छा टोटल आपको 5 डॉक्टर्स गिवन है, टोटल मुझे डॉक्टर्स गिवन है 5, नर्सेस गिवन है 7, और सेलेक्ट कितने करने, 3 डॉक्टर्स को सेलेक्ट करना है और 5 नर्सेस को। तो भाई हमें टोटल लोग तो नहीं पता कितने सेलेक्ट करने हैं, तो अगर तो यही क्वेश्चन आ रहा है तो उस सूरत में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 3 इंटू 7 कॉम्बिनेशन 5। 5 नर्सेस को करना है ना, तो ये इसका आंसर होना चाहिए था। एक क्रिकेट टीम का क्वेश्चन था कि सेलेक्ट क्रिकेट प्लेयर को जिसमें 2 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऑलरेडी सेलेक्टेड वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, कभी भी ऑलरेडी सेलेक्टेड वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, तो इसमें हम करते क्या है, टोटल में से भी उस अमाउंट को माइनस करते हैं। अगर 2 लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो भी सेलेक्टेड अमाउंट होती है ना, टोटल में से माइनस की जाती है, और जो आपका एन होता है उसमें से भी उस ऑलरेडी सेलेक्टेड वाली अमाउंट को माइनस करते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं ना कि 16 लोगों की टीम है, आपको टीम ऑफ 11 सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपको टोटल लोग गिवन थे पहले 16, और आपको सेलेक्ट कितने करने थे 11, मगर 2 लोग जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो भाई आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 16 में से 2 निकालो 14, और 11 में से 2 निकालो 9, तो ये आपका आंसर होगा 14 कॉम्बिनेशन 9 के। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कल के नस के नेट में आया था, इसको मैंने सॉल्व भी करवाया था और मेरे एक बच्चे ने भी बताया था। ये मेरा बच्चा है वासिफ, इसका स्कोर आया है 135 का, कराची से गया था नस का नेट देने के लिए इस्लामाबाद। तो इसके नेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, एग्जामिनर कह रहा था कि भाई इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये x इंटू 1 माइनस का x होल पावर में 99, कहता है सॉल्व करके बताओ। अब देखो इस तरह का नस के अंदर क्वेश्चन टिपिकली नस में पूछा जा सकता है, कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, जो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने शो भी करवाया हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखो आप सबसे पहले इसको जो है ना सब्स्टिट्यूट कर लो, क्योंकि देखो आपकी वैल्यूज बड़ी डिफरेंट आ रही हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन x का x आगे आ रहा है 1 माइनस का x होल पावर में आ रहा है 99 इंटू dx का dx। लोअर लिमिट 0 गिवन है, अपर लिमिट 1। पहली बात तो ये कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को देख के वैसे ही बच्चा जो है ना बेहोश हो जाता है कि सर ये इतना मुश्किल क्वेश्चन, ऊपर से लिमिट्स भी गिवन है। अरे भाई लिमिट्स को इग्नोर कर दो ना, भी सिंपल। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे, कि देखो आपने सबसे पहले क्या कंसीडर कर लिया, आपने सब्स्टिट्यूट करवा लिया, u को सपोज कर लिया 1 माइनस एक्स के बराबर। तो मैं अगर सिंप्लीफाई करवाऊंगा, डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो du डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1 इंटू dx के बराबर। तो यानी कि मेरे पास x की वैल्यू किसके बराबर है, 1 माइनस क्यू के। भाई सिंपल सी चीज यहाँ पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है दोबारा समझ लो। कि देखो फॉर एग्जांपल, हमने u को सपोज कर लिया किसके बराबर, 1 माइनस एक्स के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेता हूँ x के रिस्पेक्ट से, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नेगेटिव x का डेरिवेटिव नेगेटिव का 1 हो जाएगा। तो du जहां पे लिखा होगा उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव का 1 इंटू dx। या फिर अगर कहीं पे dx लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव का du। नेगेटिव का du किसके बराबर है, dx के बराबर है। आपकी चॉइस है, कैसे भी बोलो इसको, सही है ना। अच्छा, अब देखो इस dx को आप रिप्लेस करवा दोगे किसके साथ, नेगेटिव के 1 के साथ, तो नेगेटिव साइन को इसलिए बाहर लिखा हुआ है, सही है। और ये जो x आ रहा था उस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस, क्योंकि u को हमने सपोज करवाया था 1 माइनस एक्स के बराबर। तो अगर मुझे प्लस के x की वैल्यू चाहिए, तो बेटा प्लस के x को वहां भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 माइनस का u, सही है ना। तो हमने ये जो 1 माइनस का x था इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस के x की जगह पे लिख दिया हमने u को। और ये जो x आ रहा था इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का u आ जाएगा, सही है ना। ये जो x आ रहा था इसकी जगह पे आपने लिख दिया 1 माइनस के u को, और 1 माइनस x की जगह पे आ गया सिंपल u की पावर 99। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाया जाएगा, देखो u की पावर 99 1 से भी जाके मल्टीप्लाई होगा और u से भी मल्टीप्लाई होगा। तो u की पावर 99 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल u की पावर 99 बचेगा। u की पावर 99 u से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है, तो एक और पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा पावर में 100। अब देखो चूंकि यहाँ पे अब मैं इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट करवा दूंगा, तो बाहर नेगेटिव का साइन भी है, तो ये अंदर वाला नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए प्लस आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करवाओ, u की पावर 99 का इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, पावर में एक इजाफा ऊपर उसके ऊपर नीचे लिखोगे। सेम काम यहाँ पे भी करा। तो भैया अब फाइनली अब आप लिमिट्स को अप्लाई करने पे जाओगे। लिमिट्स को अप्लाई कैसे करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करा, यहाँ पे भी देखो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करा। अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करवाओगे तो ये बन गया आपके पास नेगेटिव का 1/100, और ये बन गया प्लस का 1/101, सही है ना। अच्छा, क्योंकि देखो ये 1/101 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल प्लस का 1/101 आ जाएगा। तो क्या बन गया, देखो ये 1/101 को पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख दिया, नेगेटिव का 1/100 को बाद में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करवाया आपने। सिंप्लीफाई कैसे करवाया कि देखो भैया सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम ले लो, या फिर आप बेसिक टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दो। वैसे आसान तरीका तो ये कि आप एलसीएम ले लो ना। एलसीएम कैसे लोगे कि भैया ये नीचे बन जाएगा 10100, ऊपर आ जाएगा 100 का 100, माइनस का 101 का 101। तो 100 में से 101 जाएगा नेगेटिव का 1, और नीचे आ रहा है 10100। तो
तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। 101 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो एंड में आएंगे ना। इस बच्चे ने गलत आंसर निकाला हुआ बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका, सही है ना। तो ये इस क्वेश्चन की टोटल लॉजिक थी। अच्छा, एक और बच्चे ने अपना आज के नस का पैटर्न शेयर किया था कि सर हमारे नस के एग्जाम में क्या क्या चीजें आई थी। देखो बड़ी बात है यार, कोई भी बच्चा आपको अपना पेपर शेयर अगर करता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा से बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई ये बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, मेरी तरफ से बड़ी दुआ होती है कि अल्लाह इनको कामयाब करे। एक और बच्चे ने अपना नस का आज पेपर शेयर करा कि सर कॉनिक सेक्शन से बहुत सारे एमसीक्यूज आए थे, ट्रिगोनोमेट्री से आए थे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, सीक्वेंस सीरीज आया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर आया था। बट आई वुड से कि मैथ्स के सारे चैप्टर टच थे, बट इन अबव मेंशन चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स के अंदर क्या क्या आया था भाई, फिजिक्स के अंदर इस बच्चे का वेक्टर्स आया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत आया था, मैंने बहुत दफा बताया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर पैरेलल एंड सीरीज रेजिस्टर्स, रेजिस्टिविटी, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मॉडर्न फिजिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। देन न्यूक्लियर फिजिक्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, वेव रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए थे, और बाकी चैप्टर से लाइक 1 2 3 क्वेश्चन से। इंग्लिश का पोर्शन वो स्लाइटली इजियर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक सिंपल स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसेजेस आए थे और एनालॉजीज के कुछ क्वेश्चन थे। तो बेटा ओवरऑल आज का नस का जो नेट का 7 दिसंबर का पेपर था, मैंने आपको शेयर करा। ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से बच्चों के नस के नेट 1 के टॉपर्स का रिजल्ट आया, जिसमें शहीर हसन सरे वहरस अभी तक 161 नंबर लेकर आए, एक और बच्चा 157 नंबर लेकर आया, एक बच्चा 149 नंबर लेकर आया, एक बच्चा 153 नंबर लेकर आया। इंशाअल्लाह ताला आई एम कंपाइलिंग ऑल दिस रिजल्ट, इनको भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो लाजमी तौर के ऊपर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अपनी बहुत अच्छी, तो बिल्कुल आप नस के न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे आपको उंगली चल पकड़ के स्टार्टिंग से एक एक चीज लेके हम चल रहे होंगे। और इस कोर्स की सबसे खास बात ये होगी कि ना सिर्फ नस के नेट 2 की तैयारी होगी, बल्कि नेट 3 हो, नेट 4 हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, आईबीए हो, लम्स हो, या फिर बेटा अगर एनईडी हो, मेरान हो, एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज को हम लेके चलेंगे और तमाम बातों को आपको कवर करवाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो लाजमी तौर पे आप इस बैच को ज्वाइन करें। ये बैच 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम आपको एक एक चीज कवर अप करवा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनलाइन बैचेस के अंदर बेतहाशा बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं, 100% सक्सेस रेशियो होता है। बेतहाशा बच्चे आते हैं, अपनी कामयाबी स्कोर करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, आप किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर जाओगे पढ़ने के लिए, वहां पे जो आप 70,000 रुपए देके, 80,000 रुपए देके, 60,000 रुपए देके जो महंगी तरीन फैकल्टी आपको मिलती है ना बेटा, वही फैकल्टी हमारे पास आके पढ़ाती है। पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी, पाकिस्तान के तमाम कॉलेजेस के एचओडीज हमारे पास पढ़ा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टॉप की एप्लीकेशंस के टीचर्स हमारे पास पढ़ा रहे होते हैं। एंड ईच एंड एवरी टीचर आपको एक एक चीज लेके गाइड करता है, पढ़ाता है, समझाता है। डाउट सेशंस होते हैं आपके, मल्टीपल क्वेरी सेशंस हो रहे होते हैं आपके, मल्टीपल टेस्ट कवर करवाए जाते हैं। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया सानिंग।